हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फॉर ईच ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड इन। बेसिकली बात करिए कि जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं और जो हमारे मेथड्स होते हैं या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं सर, फंक्शंस भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं? ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं हम इनको, कि ऑब्जेक्ट कनेक्शन में स्टोर करते हैं, कि असेंबली स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं, या फिर इनको एन ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे ये स्टोर किए जाते हैं उसके बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा डी। ओके, रिपोजिटरी के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, चाहे हमारे कोई मेथड्स होते हैं, उनको हम स्टोर करते हैं। होता है क्या है, बेसिकली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम एक लैंग्वेज पढ़ते हैं, ऊप्स लैंग्वेज है ना। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऊप्स लैंग्वेज पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वहाँ पे बेसिकली हम करते क्या हैं, वहाँ पे एक हम क्या करते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कंसेप्ट पढ़ते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो हमारी ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी होती है, ये हमारी क्या होती है सर, ये हमारी सेंट्रलाइज्ड क्या होती है, सेंट्रलाइज स्टोरेज होती है। सेंट्रलाइज स्टोरेज लोकेशन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें मेंटेन करते हैं। एक जो स्टोरेज लोकेशन होती है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम मेंटेन करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंटेन होती है, कहाँ पे सर है, हमारी जो ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी होती है। तो यहाँ पे आप मेंटेन करते हो, क्या मेंटेन करते हो, आप मेंटेन करते हो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी क्या चीज़ें मेंटेन करते हो, कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। एक तो चीज़ ये मेंटेन करते हैं। दूसरा मेंटेन करते हैं कि उसमें कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इम्प्लीमेंट है, या फिर उसकी कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, और क्या मेंटेन किया जाता है कि उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे यहाँ तो चलो एट्रीब्यूट्स के बारे में पूछा था, पर आपने ये सारी चीज़ें नोट करके लिखनी है, चाहे डेफिनेशन की बात हो, चाहे प्रॉपर्टीज़ की बात हो, चाहे एट्रीब्यूट की बात हो, चाहे उसके मेथड्स की बात हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम ये सारी की सारी चीज़ें मुझे मेंटेन करनी है, तो उसके लिए मेरे पास एक सेंट्रल स्टोरेज एरिया होता है, और उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट की रेपोजिटरी। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बेसिकली हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं ऑटोमेशन या फिर प्रोग्रामिंग का, ठीक है। आपने लिखना है यहाँ पे, ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, हम एक ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग होती है। बेसिकली ऑटोमेशन में हम करते क्या हैं, कि जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी क्या डेफिनेशंस हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, या फिर कौन से उनके ऊपर हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उन सभी को क्या किया जाता है, एक तरीके से एक सिंगल स्टोरेज एरिया में कंक्लूड किया जाता है। और वो किस कंसेप्ट के अंदर आते हैं, बेसिकली हमारे ऑटोमेशन के अंदर आते हैं, या फिर इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है, अगर आप कल को मैं पूछ ही लूँ कि जो आपका ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी है, या फिर जो आपका ये पूरे के पूरे जो टर्म्स आते हैं ये किससे रिलेट करती हैं, तो आप बताएंगे सर ये हमारी सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंडर आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म आती है। बाकी एग्ज़ाम में और क्या चीज़ें पूछी जाती है, अगर इसी से बात कर लेते हैं, तो देखो एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में। एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ स्टोर्ड की जाती हैं क्यूटीपी के द्वारा। ठीक है, क्यूटीपी होता है क्या है, बेसिकली ये भी आपने नोट करना है। कि मैं जैसे आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था, शायद एसएससी में पूछा गया था, ये जो बच्चे एसएससी का जिन्होंने एग्जाम दिया है वो देखना, शायद 2019 का पेपर था। वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर आर वेयर आर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज स्टोर्ड इन क्यूटीपी। अब देखो क्यूटीपी कई बच्चों को इसी का ही पता नहीं होता है, क्यूटीपी होता क्या है। तो आपने बस इतना याद रखना है सर, क्यूटीपी हमारा, जब मैंने आपको क्या समझाया कि हम क्या पढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैं इसका लिंक कर रहा हूँ, पहले इस चीज़ को नोट कर लेना आप क्यूटीपी को, कि हम जब सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम सॉफ्टवेयर की एक तरीके से ना ऑटोमेशन की क्या करवाते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या पढ़ते हैं, हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं या फिर एक टूल पढ़ते हैं, एक टूल पढ़ते हैं। उस टूल का नाम क्या होता है, उस टूल का नाम होता है क्यूटीपी। और क्यूटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास क्विक टेस्ट प्रोफेशनल। ओके, इसको लिखना होता है, पैसे लिखना, क्विक टेस्ट प्रोफेशनल। अब सर ये काम क्या करता है, बेसिकली होता क्या है, कि जब आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया और आप उसकी टेस्टिंग करवा रहे हो, तो टेस्टिंग करवाने के लिए एक टूल होता है, उस टूल का नाम होता है क्यूटीपी। ठीक है, इस टूल में क्या होता है, जितने भी आपने प्रोग्राम में जो अपने फंक्शंस बनाए होंगे, चाहे आपने एक तरीके से उन फंक्शंस की वर्किंग बनाई होगी, उनको टेस्ट करने के लिए क्या होता है, एक टूल दिया जाता है, उस टूल का नाम होता है क्यूटीपी। पर आजकल ये
चेंज हो गया है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पहले QTP यूज़ हुआ होता था, पर आजकल क्या है, आजकल इसको अपडेट कर दिया गया है किससे, UFT से। इसको भी नोट कर लेना आप। UFT की फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछी गई थी। जिनका प्रोग्रामर का पेपर है ना, या फिर प्रोग्रामर का भी पेपर आएगा, जिनका अभी तो JIT के बच्चे हैं मैक्सिमम, बाकी कल को कोई प्रोग्रामर का बच्चा भी देखेगा इसको, तो उसने याद रखना है UFT आजकल यूज़ हो रहा है किस में सर, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टेस्टिंग में। और UFT की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, यूनिफाइड फंक्शनल टेस्टिंग। ये तो चलो सर सारा आ गया हमारा बैकग्राउंड किसका, UTP का, कि UTP होता गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिख पूछा था, वेयर आर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज स्टोर्ड इन UTP, कि जब आप एक टेस्टिंग करवाते हो तो उसकी जो ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी कहाँ स्टोर होती हैं, क्योंकि मैंने आपको नोट करके लिखाई दिया ना सारी चीज़ें, क्या क्या स्टोर होता है इसमें ऑटोमेशन में। बेसिकली आपकी प्रॉपर्टीज़, आपके एट्रीब्यूट्स, है ना, तो ये आपकी सारे के सारे, या फिर आपके मेथड्स हैं, तो ये सारे कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं सर, ये भी हमारे ऑब्जेक्ट की रेपोजिटरी में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो एक ही, आंसर दोनों का एक ही है, पर तरीका क्या है, अलग अलग है। SSC में अलग पूछा जाता है, मान लेते हैं प्रोग्रामर का पेपर है, उसमें अलग से पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, टॉपिक तो सेम ही रहता है, पर जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बार NTPC का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यही चीज़ पूछ ली गई थी कि सेंट्रल स्टोरेज क्या होता है, तो उसका राइट आंसर भी क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट की रेपोजिटरी बन जाता है। बाकी जैसे क्लर्क वगैरह के पेपर भी होते हैं काफ़ी, तो वहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताओ कि जो आपकी ऑब्जेक्ट रेपोजिटरी है वो स्टोर करती है, किस चीज़ को स्टोर करती है। वैसे मान लेते हैं कि जो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि आपका जो आइकन्स है बेसिकली, तो आइकन्स वगैरह अगर मान लो मैंने कोई एक अपनी एप्लीकेशन बनाई है, तो उसमें जो आइकन्स हैं या फिर कोई अपने उसके फंक्शंस हैं, वो कौन स्टोर करता है, तो उसको भी कौन स्टोर करता है, या फिर उसको कौन मेंटेन करता है। या तो उसको स्टोर बोलेंगे, या तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेंटेन। तो इनको कौन मेंटेन करता है सर, उनको भी हमारा ऑब्जेक्ट रेपोजिटरी हमारा मेंटेन करता है। तो देखो एक क्वेश्चन के साथ हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल जो क्वेश्चन होते हैं वो इंटरलिंक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपने याद रखनी है। फिर हमारे पास देखो यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट रेपोजिटरी, और यही लिखा है कि ऑब्जेक्ट रेपोजिटरी क्या होती है, जो स्टोर करती है डेफिनेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके अलावा जो जो चीज़ें होती है वो मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बैकअप। बेसिकली बैकअप होता क्या है, तो बेटा बैकअप होता क्या है, हम सभी को पता है बैकअप क्या होता है सर, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन, है ना। बैकअप का मतलब होता ही क्या है, जैसे मान लेते हैं मेरा एक मोबाइल आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मोबाइल में मान लेते हैं मेरे पास 4 GB की कोई फ़ाइल है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो 4 GB की फ़ाइल है ये कभी भी डिलीट ना हो। तो इसके लिए मैं क्या रखता हूँ सर, मैं इसका रखता हूँ बैकअप। ओके, तो बैकअप का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ही था पहले भी, कि हम क्या करते हैं, एक रेप्लिका जनरेट करते हैं, और रेप्लिका जनरेट करने को हम क्या बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं। तो आप इसी लाइन से समझ जाते कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है, कहाँ से, ओरिजिनल सोर्स है। ओरिजिनल सोर्स क्या आ गया, मेरा मोबाइल आ गया, या फिर आपका कंप्यूटर आ गया, या आपका लैपटॉप आ गया, से डिफरेंट डेस्टिनेशन के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट डेस्टिनेशन के ऊपर क्या करते हो, आप उसको रखते हो। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बैकअप बोलते हैं। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4 GB आ जाएगा। बेसिकली ये हो क्या रहा है यहाँ पे, इसका एक रेप्लिका कहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ, किसी और जगह पे स्टोर कर रहा हूँ। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बैकअप बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ होता है क्या, तो आपने बताना है सर, बैकअप इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग duplicate copies of data at different location to ensure recovery in case of data loss, करप्शन, हार्डवेयर फेलियर और डिज़ास्टर। ये बेसिकली होती क्या है, जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये बैकअप की एक तरीके से हम बोल सकते हैं बैकअप की डेफिनेशन आती है। तो ये आपने नोट करके लिख लेना अपनी कॉपी के ऊपर, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी देखो क्या क्या चीज़ें हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं बैकअप के रिगार्डिंग। तो देखो बैकअप के रिगार्डिंग क्या चीज़ें एग्ज़ाम में रिसेंटली पूछी गई थी, वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। इसका चलो बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो अगर आपको नोट करके लिखना होगा बैकअप के रिगार्डिंग कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट, तो आप लिख सकते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है डाटा बैकअप का। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका प्राइमरी पर्पस है वो क्या होता है। तो आप बताएंगे सर प्राइमरी पर्पस क्या होता है किसका, सर हमारे डाटा बैकअप का। इसका मतलब क्या होता है, डाटा बैकअप का प्राइमरी पर्पस होता है हमारा कि हम क्या करते हैं सर, हम डाटा रिकवरी एंड प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, कि हम क्या कर पाएँ, डाटा को एक तो रिकवर कर पाएँ, ओके, और साथ में साथ हम क्या कर पाएँ, डाटा को
डाटा की क्या कर पाएँ सर, प्रोटेक्शन कर पाएँ। तो ये आपने याद कर नोट करके लिख लेना है कि जो मेन इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है डाटा बैकअप का, एक तो डाटा रिकवरी और साथ में डाटा को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी बैकअप का तो आपने देख लिया, कॉपिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन या फिर ओरिजिनल सोर्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशन। और एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद बैंकिंग का पेपर था, वहाँ पे पूछा गया था कि आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डाटा, उसको आप क्या बोलते हो। हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग, एग्ज़ाम में पूछा गया था क्रिएटिंग डुप्लीकेट डुप्लीकेट कॉपीज़ ऑफ डाटा। तो सर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको भी हम क्या बोल देते हैं, बैकअप बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं, एक ही देखो क्वेश्चंस तो एक ही है, पर जो हमारे पास अलग अलग वे ऑफ आस्किंग मतलब बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को पूछने के, है ना। क्वेश्चन तो सेम ही है, क्वेश्चन तो चेंज नहीं हुआ, पर जो इसके अलग अलग तरीके हैं उनकी वजह से क्या हो जाता है, क्वेश्चन जो होता है वो हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये आपने ये सारे नोट करके लिख लेने हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी यहाँ पे भी लिखा है कि बैकअप इज द प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेटिंग डाटा फॉर रिकवरी पर्पस। जो एक्स्ट्रा पॉइंट होता है एग्जाम में पूछा जाता है तो वो वहाँ पे भी नोट किया गया है, तो इसको आपने नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे बात करी कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब बाइट इज अ सिंगल डिजिट ऑफ अ बाइनरी डिजिट। ठीक है, देखो बाइट हमारा नहीं होता तो यहाँ पे ये गलत आ गया। अ बिट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ डिजिटल नंबर, तो ग्रुप ऑफ नहीं होता तो ये गलत आ गया। 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बाइट, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि हमने जब एक तरीके से इंट्रोडक्शन पढ़ी थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हमारी यूनिट आती है बिट। बिट को हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बाइनरी डिजिट भी बोल देते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा आता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो बिट को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट बोल देते हैं। और ये क्या होती है सर, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब या तो कोई वैल्यू 0 होगी या तो कोई वैल्यू हमारी 1 होगी। और हम क्या कर देते हैं, जब इसका ग्रुप बना देते हैं, दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, है ना। 8 बिट्स मान लेते हैं या फिर 8 बॉक्सेस। मैंने आपको बॉक्स के फॉर्म में समझाया है कि बेसिकली जब आप एक सिंगल बॉक्स के 8 बॉक्सेस कंबाइन करके बना देते हो तो उससे क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। तो इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसको सर हम 1 बाइट बोलते हैं। जो यहाँ पे भी लिखा है 8 डिजिट बाइनरी नंबर्स इज कॉल्ड अ बाइट। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। बाकी ये चीज़ पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि निब्बल कितने होते हैं, कि कितने बिट्स से आपका निब्बल बनता है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि हाउ मैनी बिट्स मेक अ निब्बल, तो आप बोलेंगे सर 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट्स। कि जो हमारा एक निब्बल होता है 4 बिट्स होता है। या फिर इसी को मैं लिखूं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ बाइट। हाफ क्या होता है सर, हमारा बाइट। क्योंकि बाइट में कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, बाइट बाइट में कितने बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। तो वही यहाँ पे पूछा जाता है, हाफ बिट को ही हम क्या बोल देते हैं सर, इसको हम 4 बिट्स बोल देते हैं। और जो बच्चे JOIT की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने याद रखना है, एक एग्ज़ाम में आपका ही पूछा गया था कि 1 KB की वैल्यू पूछी गई थी कि 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं। तो 1 KB में कितने होते हैं सर, हमारे 1024 बाइट्स होते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपने इनको नोट करके लिख लेना है। ठीक है, बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था कि जो आपके पास एक तरीके से बाइट होता है या फिर 8 बिट्स होते हैं, उससे आप कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको लिखना होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नोट करके। जैसे मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि जो आपकी 8 क्या होती है, बेसिकली आपके जो 1 बाइट होता है। ठीक है, बेसिकली जो आपका 1 बाइट होता है, या फिर इसको मैं क्या बोलता हूँ, 8 बिट्स होता है। तो इससे आप सर कितने क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करना, हाउ मच वैल्यूज़ रिप्रेजेंट। ठीक है, कितनी वैल्यूज़ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बेसिकली आपका 1 बाइट या फिर 8 बिट। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होता है, 2⁸8, 2 की पावर 8। इतनी वैल्यूज़ आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो कितनी बनती हैं आपकी सर, 256 टोटल वैल्यूज़ बनती हैं, है ना। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक तरीके से ऐसे करके 8 बॉक्सेज हैं, है ना, 8 बॉक्सेज ऐसे करके, तो टोटल आपकी जो कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो टोटल आपकी बन जाती हैं 256। जो आपकी सबसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है किसी भी मेमोरी का, मान लेते हैं आपकी 1 की मेमोरी, ये आ गई आपकी मेमोरी। अब मेमोरी का जो सबसे स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो बेटा आपने याद रखना है, वो हमेशा 00 होता है सबसे पहला।
4 5 6 7 8। तो जो आपका सबसे स्टार्टिंग एड्रेस होता है ना, वो कितना होता है, 0 होता है। हमेशा याद रखना, जो आपका ये क्या आता है, आपका फर्स्ट एड्रेस बोल लो, या फिर उसको आप स्टार्टिंग एड्रेस बोल लो। और जो लास्ट एड्रेस होता है वो क्या होता है, वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, हमारे 1 बन जाते हैं, है ना। तो जो आपका फर्स्ट से लेके लास्ट तक जितनी आपकी वैल्यूज़ होती हैं, वो टोटल वैल्यूज़ कितनी बन जाएंगी। अगर 2⁸ है, ये इतना कितना बन जाएगा, सबसे पहली वैल्यू 0 होगी, और लास्ट में चलते चलते वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 255 हो जाएगी। और 0 और 255 टोटल कितने हमारे पास रेंज बनेगी, टोटल हमारे पास 256 बन गया, है ना। क्योंकि हम जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 to 255 कर रहे हैं, पर 0 से 255 टोटल हमारे पास कितने लोकेशंस बन जाती हैं सर, हमारे पास 256 लोकेशंस बन जाती हैं। या फिर कितनी वैल्यूज़ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, 256 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे करके बेटा ये सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये भी किस एग्ज़ाम में रिसेंटली पूछा गया था, शायद जो HPPSC का JOIT एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये पूछा गया था कि जो आपका स्टार्टिंग एड्रेस होता है किसी भी मेमोरी का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो मैक्सिमम बच्चों ने उसको गलत कर दिया था, है ना। तो इसका राइट आंसर सिंपल था, उन्होंने बस उसको बाइनरी के फॉर्मेट में पूछा था कि 0 0 0 करके दिया था, तो वो उसका राइट आंसर होना था। तो ऐसे करके आपने चीज़ें समझनी है और उनका राइट आंसर भी बताने होते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज़ कॉल्ड अ बाइट, है ना। तो इजी चीज़ यहाँ से ज़्यादा टफ नहीं होता है। बाकी तो सभी को बता ही दिया मैंने, ग्रुप ऑफ 8 बिट हम बाइट बोलते हैं, बाइनरी डिजिट भी बता दिया जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। बाकी क्वेश्चन है नेक्स्ट, अ फिल इन द ब्लैंक इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट अ सिंगल एंटिटी। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं फाइल, है ना। क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या है, अ फिल इन द ब्लैंक इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। देखो, कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट अ सिंगल एंटिटी, दो पॉइंट आते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो कलेक्ट कर रहे हो आप डाटा, दूसरा क्या कर रहे हो, उसमें सिंगल एंटिटी है, किसी एक एंटिटी का आप मल्टीपल डाटा कलेक्ट करके कंबाइन करके बना रहे हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम फाइल बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली आपने क्या याद रखना है यहाँ पे कि फर्स्ट यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। देखो और क्या चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में इसकी पूछी जाती हैं, किसकी, फाइल की। बेसिकली आपके फाइल होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, डाटा रिलेटेड टू अ सिंगल यूनिट और एंटिटी स्टोर्ड टुगेदर। ये आपका क्या करता है, आपका फाइल रिप्रेजेंट करता है। और एक हमारी डाटाबेस की जो थ्योरी होती है, वहाँ पे रिकॉर्ड के बारे में पूछा जाता है ना। रिकॉर्ड होता है क्या है, बेसिकली एक हमारे पास सिंगल एंटिटी होती है, पर फाइल क्या होता है, फाइल बेसिकली होता है हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डाटा। ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स होती हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे लाइब्रेरी का ही मान लेते हैं, लाइब्रेरी का क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम और फाइल, इसको हम बोलते हैं अ कलेक्शन ऑफ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कलेक्शन ऑफ किस किस का, एक तो हमारे लाइब्रेरी में क्या होते हैं सर, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, प्लस और क्या होती हैं, फाइल्स होते हैं। तो प्रोग्राम और फाइल के कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। और डाटाबेस का पूछा जाता है, तो देखो डाटाबेस का क्या चीज़ पूछी जाती है, डाटाबेस का भी ये पूछा जाता है कि एक हमारे पास ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ, अगर हम बात देते हैं कि मेरे पास क्या है सर, ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड क्या क्या चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ किस चीज़ का बेटा, एक तो आता है आपका, एक तरीके से डाटा बोल लो, या फिर इसको आप क्या बोलो, फाइल्स बोल लो, या फिर इसको आप क्या बोल लो, टेबल्स बोल लो, ठीक है। अगर इसका ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है, इसको हम क्या बोल देते हैं, डाटाबेस बोल देते हैं। अब याद रखना कि जो डाटाबेस होता है वो सिंगल एंटिटी नहीं होती है, वो कलेक्शन होता है हमेशा, ठीक है। पर वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है पूरा का पूरा, ठीक है। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा, फाइल्स एंड टेबल्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं सर हम डाटाबेस। और अगर पूरा प्रॉपर लिखना है तो वहाँ पे मेन आपने लिखना है कि द ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, फाइल्स बोल देते हैं, इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, तब भी ये क्या बन जाता है, हमारा डाटाबेस बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वो इंपॉर्टेंट, जैसे डिक्शनरी का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी हमारे पास वे है जहाँ पे हम क्या स्टोर करते हैं, डेफिनेशंस को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो डाटा की जो डेफिनेशंस होती हैं वो कहाँ स्टोर की जाती हैं, वो हमारी डिक्शनरी के अंदर स्टोर की जाती हैं। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जो एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछी जाती हैं। तो जो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। तो इसको आपने नोट करके लिख लेना है अपनी कॉपी पे। बाकी जो हमारे पास क्लर्क वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ तो यही चीज़ें डायरेक्टली पूछी जाती हैं कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, उसको आप क्या बोलते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कलेक्शन ऑफ, कि जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ
क्या चीज़? सर हमारे पास जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं? इनको भी हम फाइल बोल देते हैं। ओके, तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने याद करके नोट करके लिख लेना है। बाकी एक जो क्वेश्चन है जो शायद जीओआईटी में पूछा गया था कि जो आपकी रोज़ होती हैं, रोज़ ऑफ अ डाटाबेस, ठीक है, या फिर रोज़ इन कर लेना यहाँ पे कि रोज़ इन अ डाटाबेस, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटाबेस का जो टेबल होता है ना, उसकी जो रोज़ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं सर? उनको हम रिकॉर्ड्स बोल देते हैं या फिर टप्पल बोलते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड बोल देते हैं या फिर सर इसको हम टप्पल्स बोल देते हैं। ओके, होता क्या है बेसिकली, मान लेते हैं आपका टेबल आ गया ना, और इस टेबल में क्या है, इस टेबल में जो आपको एक पूरी की पूरी यहाँ पे रो दिख रही है ना, इस एक सिंगल रो को मैं अगर कंसीडर कर लूँ तो ये सिंगल रो मेरी क्या बनेगी सर? ये मेरी टप्पल बन गई। ये एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछे गया जाता है कि अ रिकॉर्ड इन अ रो इज़ नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं सर? टप्पल बोलते हैं, है ना। ये शायद आप जीओआईटी के एग्ज़ाम में ही पूछा गया था, तो इसको आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी इनका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इसको मेमोरी को ऑर्गेनाइज करो, तो आपने याद रखना है कि सबसे छोटा बिट होता है, उससे बड़ा आपका कैरेक्टर बनते हैं, और उससे बड़ा आपका बनता है फील्ड, उससे बड़ा आपका बनता है रिकॉर्ड, ओके, और उससे बड़ी बनती है आपकी एक फाइल, और सबसे लास्ट में आपका क्या बन जाता है? सबसे बड़ा डाटाबेस बन जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपने सारी चीज़ें याद रखनी है। अब बिट क्या आ गया? मान लेते ए मेरा आ गया बिट, ठीक है। अब मैंने ए बी सी बना दिया, तो ये मेरा बन गया करेक्टर, ठीक है। अब इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ एक बॉक्स के अंदर, है ना। ए बी सी को मैं स्टोर कर रहा हूँ बॉक्स के अंदर, तो ये बॉक्स मेरा क्या बन गया? ये मेरी बन गई फील्ड, ओके। और इन्हीं फील्ड को मैं क्या कर रहा हूँ? कंबाइन करके लिख रहा हूँ। ए बी सी आ गया, फिर यहाँ पे मैंने किसका मोबाइल नंबर डाल दिया 941 करके, ऐसे करके डाल दिया, और यहाँ पे मैंने किसका एड्रेस डाल दिया, तो इनका जो कम्बिनेशन बन गया, तो ये मेरा क्या बन गया? एक रिकॉर्ड बन गया। और जब हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है, ये मेरा रिकॉर्ड 1 आ गया, सपोज कर लेते हैं रिकॉर्ड मेरा 1 आ गया, ये मेरा 2 आ गया, ये मेरा 3 आ गया, तो इन सभी का जो एक रिकॉर्ड पूरा का पूरा तैयार हो जाता है, इससे मेरी क्या बन जाती है? एक फाइल बन जाती है, ठीक है। और ऐसे ही करके मान लेते हैं मेरे पास मल्टीपल फाइल हैं, ये फाइल नंबर 1, ये मेरे पास फाइल नंबर 2 आ गई, सपोज कर लेते हैं। तो जब इन सभी को मैं कंबाइन कर देता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाता है? डाटाबेस बन जाता है। तो ऐसे करके आपने सारी चीज़ें समझनी होती हैं कि सबसे छोटी एंटिटी से हमने स्टार्ट किया और सबसे जो बड़ी एंटिटी थी डाटाबेस, हम वहाँ तक गए। ये सारी एग्जाम में पूछे जाती हैं, तो आपने नोट करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर ऑफन एडेड लेटर टू अ सिस्टम और कार्ड। बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल्स बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डिवाइसेस हमारे मेन कंप्यूटर या फिर मदरबोर्ड के ऊपर पहले से इंस्टॉल नहीं होते हैं, हम उनको बाद में ऐड करते हैं, है ना। चाहे वो आपका माउस है, चाहे वो आपका कीबोर्ड है, इसको आप क्या करते हो? बाहर से अटैच करते हो, है ना। जैसे माउस आ गया, इसको भी आप बाहर से अटैच करते हो, और जो आपका कीबोर्ड आता है इसको भी क्या करते हो? आप बाहर से अटैच करते हो। तो ये दोनों के दोनों हमारे लिए क्या बन जाते हैं, या कंप्यूटर के लिए क्या बन जाते हैं सर? पेरिफेरल डिवाइसेस बन जाते हैं। तो ये होते क्या हैं पेरिफेरल डिवाइसेस? ये बेसिकली हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, ओके। याद रखना है आपने कि ये हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जिनको हम बाहर से क्या करते हैं? एक तरीके से अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। तो बात चलो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे क्लिप आर्ट दे रखा है, इसका क्या क्वेश्चन बनता है? बेसिकली इसको बोलते हैं हम रेडीमेड। ये बेसिकली होते हैं क्या है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारे क्या होते हैं? रेडीमेड पिक्चर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफिक्स। कि हमारे पास कुछ रेडीमेड पिक्चर्स और ग्राफिक्स होते हैं, वो क्या होती है? हमारे क्लिप आर्ट होते हैं। और हाईलाइट तो सभी को पता है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? हाईलाइट कर रहा हूँ, सपोज कर लेते हैं मैं ये क्या कर रहा हूँ? हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हाईलाइट का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाईलाइट का, कि हाईलाइट सर होता क्या है? एक विजुअल इफेक्ट होता है टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, विजुअल इफेक्ट ऑन अ टेक्स्ट। ये क्या होता है सर? हमारा हाईलाइट होता है ना। बाकी पेरिफेरल तो आपको बता ही दिया। एग्जीक्यूट क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है कि क्या कर रहे हो, एक कमांड होता है, कमांड टू रन अ प्रोग्राम, इसको हम बोल देते हैं कमांड टू रन अ प्रोग्राम। टू रन अ प्रोग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूट बोल देते हैं। तो बस वही चीज़ यहाँ पे भी, पेरिफेरल इंक्लूड डिवाइसेस लाइक माइक, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेट रिस्क एक्सेप्ट। देखो यहाँ पे स्पैम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे की सारी क्या कर रहे हैं? हमारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करते हैं। पर जो हमारे पास स्पैम होता है, ये अनसॉलिटेड ईमेल होता है, तो
मतलब ये हैकिंग के इस कैटेगरी में नहीं आता है। बाकी हैकर तो मैंने बता ही दिया था, हैकर एक ऐसे पर्सन होते हैं जो सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं। और वायरस क्या होता है, बेसिकली एक मलिशियस प्रोग्राम होता है जो हमारे डाटा वगैरह को डैमेज करने का काम करते हैं। और आइडेंटिटी थेफ्ट भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये स्टील करते हैं, बेसिकली स्टीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है इसको स्टील किया जाता है। स्टीलिंग हमारी क्या चीज़ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ओके, या फिर इन्फो लिख लेना आप इसको। तो ये हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर आता है ना। बाकी तो इंपॉर्टेंट ये, बाकी मलेशियस सॉफ्टवेयर डिस्गस्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, ये मैंने आपको बताया था कौन होता है सर, हमारा ट्रोजन हॉर्स होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो बार बार एग्जाम में ऐसे पूछी जाती हैं। तो स्पैम भी आपने देख लिया क्या होता है, बेसिकली हमारा एक अनसॉलिटेड ईमेल विच इज़ अनोइंग बट इनहेरेंटली अ सिक्योरिटी रिस्क लाइक अ वायरस। मतलब वही चीज़ है कि स्पैम एक तरीके से क्या करता है, मतलब हमारे लिए तो ऐसा लगता है कि मतलब बेकार एसएमएस है, पर वो एक वायरस नहीं होता है। बस इतना आपने याद रखना है, जो एग्ज़ाम में इसका पूछा भी जाता है कि स्पैम के बारे में होता क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मूविंग एन आइकन ऑन अ डेस्कटॉप इस टर्म है। बेसिकली हम मूव करते हैं आइकन्स वगैरह को डेस्कटॉप पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली उसको हम ड्रैगिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली ड्रैगिंग होता क्या है, तो अगर आपको लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ड्रैगिंग क्या करता है सर, इन्वॉल्व करता है किस चीज़ को, क्लिकिंग ऑन ऑब्जेक्ट, होल्डिंग द माउस बटन डाउन, मूविंग द माउस टू अ न्यू लोकेशन एंड देन रिलीज द बटन टू प्लेस द ऑब्जेक्ट देयर, है ना। इसका मतलब क्या है, जो मैंने अभी बोला, इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं ये मेरा आइकन है, मैंने माउस से इसको उठाया, कैसे उठाया, कंट्रोल बटन प्रेस करके या फिर लेफ़्ट बटन को उसको क्लिक करके रखा, और उसको मैं माउस जैसे से माउस को मूव करता हूँ और उसको मैंने यहाँ पे ला के उसको छोड़ दिया। ठीक है, हुआ क्या, उसकी मूवमेंट यहाँ से कहाँ तक चलेगी सर, यहाँ तक लास्ट तक चलेगी। ठीक है, और लास्ट में मैंने लास्ट में जाके उसको यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं सर, इसको हम ड्रैगिंग बोल देते हैं, है ना। तो नोट में वही लिख लेना आप जो मैंने आपको बताया कि ड्रैगिंग होता है क्या है, ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है किस चीज़ को, कि जब हम क्लिक कर रहे हैं, क्लिकिंग किसी ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मेरा बन गया आइकन, या फिर कोई भी मेरी एप्लीकेशन का आइकन है वो मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, उसको मैंने होल्ड किया, साथ ही साथ उसको मैंने क्या किया, एक लोकेशन से कहाँ पे लेके चला गया सर, दूसरी लोकेशन के ऊपर लेके चला गया और वहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया। तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, ड्रैगिंग बोल देते हैं। बाकी तो चलो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी क्लिक एंड मूव जो एग्ज़ाम में पूछा गया जाता है कि क्लिक एंड मूव सर ये क्या है, क्लिक एंड जो मूव ऑपरेशंस होता है ये किससे रिलेटेड है, तो ये भी सर हमारा ड्रैगिंग से ही रिलेटेड है। बाकी मूविंग फाइल यूजिंग माउस, ये क्वेश्चन भी पूछा है, उसका राइट आंसर भी ये होता है, ड्रैगिंग होता है। बाकी रीपोजिशनिंग आइकन, इसका आंसर भी क्या होता है, ड्रैगिंग होता है। मतलब क्वेश्चन एक ही है, बस जो वे ऑफ एक तरीके से बोल देते हैं ना कि आस्किंग द क्वेश्चन, वो अलग अलग पड़ जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन तो हमारा सेम ही रहता है। तो ये सारी कुछ टर्म्स आती हैं वो आपने याद रखनी है। बाकी यहाँ पे अगर माउस आ ही गया है तो माउस के कुछ मैंने आपको फंक्शन समझाए थे पहले भी, कि माउस के हमारे पास क्या होते हैं, कुछ क्लिकिंग फंक्शंस होते हैं। जब आप डबल क्लिक करते हो तो अब क्या होता है, तो डबल क्लिक के टाइम क्या होता है, इससे क्या करते हैं हम सर, यूज्ड टू ओपन अ फाइल, है ना, यूज टू ओपन अ फाइल और फोल्डर। अगर किसी आप फाइल या फोल्डर को आपको ओपन करना है तब आप डबल क्लिक का यूज़ करते हो। ठीक है, बाकी इसके अलावा मैंने आपको सिंगल बताया था, सिंगल क्लिक से क्या होता है, बेसिकली सर हम सिंगल क्लिक से क्या करते हैं, मैं अब बात कर रहा हूँ सिंगल क्लिक की। सिंगल क्लिक से क्या होता है, बेसिकली आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट में तो कुछ भी आ सकता है, या तो आपका फाइल हो सकती है, आपका फोल्डर हो सकता है, या तो आपकी कोई एप्लीकेशन हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, आपने नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मॉडम इज कनेक्टेड इन बिटवीन अ टेलीफोन लाइन एंड, बेसिकली जो आपका मॉडम होता है किस किस के बीच में होता है, बेसिकली आपका जो कनेक्टेड इन बिटवीन अ टेलीफोन लाइन एंड अ कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारा मॉडम क्या काम करता है, मेरा मान लेते हैं कंप्यूटर आ गया, ये दूसरा कंप्यूटर आ गया, ये इन दोनों के बीच मेरा एक डिवाइस होता है। ठीक है, दोनों के कम्युनिकेशन के बीच में एक डिवाइस होता है, इस डिवाइस का नाम क्या होता है, मॉडम। ठीक है, मॉडम मेरे पास भी होगा और मॉडम जो मेरा रिसीवर होगा, दूसरा कंप्यूटर होगा, उसके पास भी क्या होगा, मॉडम होगा। और इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन लगी होगी हमारे पास सर, टेलीफोन लाइन लगी होगी या फिर टेलीफोनिक लाइन लगी होगी। ओके, तो अगर मैं सेंडर की बात करता हूँ तो सेंडर साइड हमारा मॉडम क्या काम करता है, सेंडर की साइड हमारा मॉडम काम करता है मॉड्यूलेशन का। ठीक है, सेंटर की साइड जो हमारा मॉडम है, ठीक है, मॉडम क्या काम करता है, एक तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का, मॉड्यूलेशन का काम करता है, प्लस हमारा
डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। ओके, पर मॉड्यूलेशन कहाँ पे करता है सर? अगर हम सेंटर की तरफ से देख रहे हैं तो ये क्या करता है सर? हमारा मॉड्यूलेशन करता है। अब मॉड्यूलेशन का बेटा मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्या करता है, हमारा कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल के ऊपर काम करता है ना? ये सभी को पता है। डिजिटल सिग्नल बोल लो, चाहे आप बाइनरी सिग्नल बोल लो, उसके ऊपर काम करता है। पर जो हमारी एक तरीके से रियल लाइफ प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो किस पे होती है हमारी सर? वो एनालॉग सिग्नल पे के ऊपर होती है। तो डिजिटल सिग्नल को क्या करता है बेसिकली? एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और एनालॉग सिग्नल को कहाँ लेके जाता है? तो दूसरा हमारे पास रिसीवर होता है, उसके पास लेके जाने का काम करता है। तो जो ये प्रोसेस होती है, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करना एनालॉग में, और इस सिग्नल को क्या करना, एक कैरियर सिग्नल के ऊपर भेजना। जो आपको यहाँ पे बीच में दिख रहा है रेड कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं कैरियर सिग्नल। जैसे आप ऐसा समझ लो कि आपने क्या किया, सामान लिया, एक सामान लिया, वो सामान क्या आ गया आपका? डिजिटल सिग्नल आ गया। आपने कुरियर कंपनी को दे दिया, उसने क्या किया, आपके सामान को पैक वगैरह कर दिया, और बाद में पैक करने के बाद किसको दे दिया? अपने कुरियर बॉय को दे दिया कि जाओ इसको दूसरे लोकेशन के ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, तो आपका सामान क्या है? डिजिटल सिग्नल। आपने दिया किसको? आपने डिवाइस को दिया। कौन डिवाइस था? वो मॉडम, है ना? आपने कुरियर कंपनी मॉडम को दे दिया। उस मॉडम ने आपकी डिवाइस को किस में कन्वर्ट कर दिया? अपने सहानुभूति के हिसाब से, जो उसको अच्छा लगा उसने उसमें कन्वर्ट कर दिया, जिससे उसको आगे वो भेज पाएँ। पैकिंग बुकिंग करके उन्होंने पैक कर दिया। पैक करने के बाद उन्होंने उसको किसको दे दिया? अपने कुरियर बॉय को दे दिया। और कुरियर बॉय ने क्या किया? उसको लेकर चला गया, और कहाँ पे लेके चला गया? जहाँ पे उसको पहुँचना था। और उसको कहाँ पे पहुँचना था सर? उसको उसको पहुँचना था लास्ट में मॉडम, यहाँ पे पहुँचना था, दूसरे मॉडम के पास पहुँचना था। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इसको मॉड्यूलेशन बोल देते हैं। और इसका उल्टा क्या होगा? जब वो रिसीवर के पास पहुँचेगा, क्योंकि सेंटर का तो आपने देख लिया, जब वो रिसीवर के साइड पहुँचेगा, ठीक है, जब वो रिसीवर के साइड पहुँचेगा, तो जो उसका एनालॉग सिग्नल होगा, इसमें उल्टा करेगा। जो एनालॉग सिग्नल होगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनालॉग से जब डिजिटल में कन्वर्ट होता है सर, इसको हम डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। ओके, ये आपने सारी चीज़ें समझनी होती है। मॉडम क्या काम करता है? मॉड्यूलेशन का काम भी करता है, और डीमॉड्यूलेशन का भी काम करता है। ठीक है, तो इससे एग्जाम्पल से आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसके एग्जाम में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने नोट करके लिख लेना है ये सारे। बाकी एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका मॉडम होता है वो कौन सी लेयर पे वर्क करता है। बेसिकली हमारे पास एक OSI लेयर आती है, OSI मॉडल आता है ना, वहाँ पे कुछ लेयर्स आती हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में। वहाँ पे एक लेयर आती है लेयर 1। ठीक है, लेयर 1 बोल लो, या फिर इसको आप क्या बोल देते हो? फिजिकल लेयर, या फिर फिजिकल लेयर बोल लो। अगर फिजिकल लेयर ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो वहाँ पे दिया होगा डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। ठीक है, इसके ऊपर आपका कौन सा जो है डिवाइस वो वर्क करता है, ये पूरा की पूरी इन्फॉर्मेशन किसकी है सर? ये हमारी मॉडम की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये आपने नोट करके लिख लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लिंकिंग सिंबल इन विच इंडिकेट द नेक्स्ट करेक्टर विल अपीयर एट द प्लेस। बेसिकली होता है जब आप टाइपिंग कर रहे होते हो ना, तो यहाँ पे करेक्टर ब्लिंक होता रहता है। तो इस ब्लिंकिंग जो करेक्टर होता है इसको क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? इजी क्वेश्चन है, कर्सर बोलते हैं ना। यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी डेल की मैंने आपको बताई थी, क्या करता है ये? रिमूव करता है सर। रिमूव क्या करता है? करेक्टर्स फ्रॉम राइट। ठीक है, राइट साइड के करेक्टर को रिमूव करता है। बाकी कंट्रोल की क्या आती है? कंट्रोल की सर हमारी मॉडिफायर की होती है एक, है ना। इसके अलावा दो और होती है, कौन सी होती है? एक अल्ट आती है, दूसरी हमारी शिफ्ट आती है। ये मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले भी दी है, यहाँ से बस आपका जो है रिवीजन हो रहा है सारा का सारा। बाकी रिटर्न की भी क्या होती है बेसिकली? ये अगर हम बात कर लेते हैं एंटर की, वो भी एक रिटर्न की भी कई बार काम करती है। फिर हमारे पास जो एग्ज़ाम में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके रिगार्डिंग, जैसे एक JYT का एग्ज़ाम भी हुआ था, वहाँ पे यही चीज़ पूछी गई थी कि कौन सी की है जहाँ से आप क्या करते हो, किसी लाइन की अगर स्टार्टिंग में जाना है। जैसे मान लेते हैं आपका एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, दिस इज़ माई बुक, ऐसे करके आपने लिखा है, और आप अभी यहाँ पे हो, लास्ट में यहाँ पे हो। ठीक है, आप क्या चाहते हो? आपका मेन कंसर्न है कि आपको यहाँ से उठकर कहाँ जाना है? स्टार्टिंग पे जाना है, इस जगह पे जाना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग ऑफ अ लाइन। स्टार्टिंग ऑफ लाइन जाने के लिए आप कौन सी जो शॉर्टकट की है उसका यूज़ करते हो? तो आप होम की का यूज़ करते हो।
ठीक है, आपके कीबोर्ड पे के ऊपर देखना एक होम की आती है। ठीक है, एक कीबोर्ड के ऊपर कौन सी की होती है आपकी, एक होम की होती है। तो होम की को आप जैसे प्रेस करते हो तो मान लेते हैं आप पहले यहाँ पे थे, तो आप कहाँ पे चले जाते हो, फिर यहाँ पे चले जाते हो। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ की मूवमेंट होती है वो किस कौन सी की हेल्प से होती है, हमारी होम की हेल्प से होती है। तो आपने इसको नोट करके लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे कि बेसिकली हमारे पास होम की इज़ यूज्ड, किसके लिए यूज़ की जाती है, यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन। ठीक है, टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ओके, तो ये आपने क्या करना है, एक इन्फॉर्मेशन है इसको भी नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, द डिस्प्ले बार दैट लिस्ट ऑल द ओपन फोल्डर एंड एक्टिव एप्लीकेशन इज। बेसिकली जितने भी आपकी फोल्डर या फिर जितनी भी आपकी एक्टिव जो एप्लीकेशन होती हैं वो आपको कहाँ दिखती हैं, वो आपको टास्क बार के ऊपर दिखती हैं। ठीक है, जैसे आपका कंप्यूटर आता है तो यहाँ पे एक अलग से अपना एक बार होती है, इसी बार को हम क्या बोल देते हैं सर, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। तो जैसे मान लेते हैं आप गूगल क्रोम चला रहे हो तो यहाँ पे क्रोम का आइकन आ जाएगा। मान लेते हैं आप यहाँ पे कोई अपनी एप्लीकेशन चला रहे हो, जैसे वर्ड चला रहे हो, ठीक है, तो वर्ड का आइकन भी यहाँ पे आ जाएगा। तो जितने भी आपकी करंटली जो प्रोग्राम है, चाहे कोई आपका फाइल फोल्डर आपने ओपन किया है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पे लिस्ट होकर दिख जाती हैं, आपके टास्क बार के ऊपर दिख जाती हैं। तो ये चीज़ बस एग्ज़ाम में पूछी गई थी। बाकी एक एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछते थे, मीनू बार दे रखा है, मीनू बार में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मीनू बार में क्या मिल जाता है सर, हमें फ़ाइल का ऑप्शन मिल जाता है, अगर मुझे कोई एडिट करना है वो ऑप्शन मिल जाता है, इसके अलावा मुझे किसी चीज़ को देखना है तो ये सारी चीज़ें हमें मीनू बार के ऊपर मिलती हैं। टूल बार में क्या क्या मिलता है, बेसिकली इसमें जितने हमारे पास शॉर्टकट्स होते हैं वो सारे के सारे मिल जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी सिस्टम ट्रे होती है वो कहाँ होती है, टास्क बार के ऊपर ना। टास्क बार के ऊपर क्या होती है सर, हमारी एक सिस्टम ट्रे होती है। सिस्टम ट्रे होती है, ये आपको कहाँ दिखती है, ये आपको राइट साइड में दिखती है टास्क बार के। ठीक है, बेसिकली जो आपका ये राइट साइड है ना, यहाँ पे आपको ना क्या दिख जाएगी, एक सिस्टम ट्रे दिख, जैसे आप माउस लेके जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा आइकन खुल जाएगा पूरा बड़ा बड़ा। तो इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम सिस्टम ट्रे बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम का क्या बोल देते हैं, ट्रे बोलते हैं। तो इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि टास्क बार होता है उसके ऊपर एक सिस्टम ट्रे होती है, वो आपको कहाँ पे दिखती है। तो आप बोलेंगे सर राइट साइड पे वो हमें दिखती है। राइट साइड किसके टास्क बार के वो दिखती है। तो बस ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी JYT में ये क्वेश्चन पूछा गया था टास्क बार का कि टास्क बार कहाँ लोकेटेड होता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एट अ बॉटम, ठीक है, एट अ बॉटम हमें दिखता है। बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ होता है सर, नीचे ही होता है। ये आपने बताना है बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ होता है सर, नीचे होता है। पर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप इसको चाहो ना, आप इसको लेफ़्ट भी कर सकते हो, इसको टॉप भी कर सकते हो और आप इसको राइट भी कर सकते हो। ऐसे मत बोलना कि सिर्फ नीचे ही रहेगा। एग्ज़ाम में आपसे मैंने कल को कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि टास्क बार सिर्फ हमेशा बॉटम में रहता है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम लेफ़्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, राइट भी कर सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं और बॉटम भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बॉटम में दिखता है, पर बाकी चीज़ें भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट करके निकला है, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक होती हैं और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ लार्ज स्पेस कॉमन इन मोस्ट ऑफ द विंडोज़ विच इज़ डिस्प्लेड एट द बैकग्राउंड ऑफ द विंडोज़ मेन आइकन स्क्रीन इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम वर्क एरिया बोलते हैं। ओके, तो वर्क एरिया होता ही क्या है, बेसिकली अगर हम विंडोज़ की बात करें तो जो हमारे पास एक ओपन स्पेस होता है ना डेस्कटॉप पे, जहाँ पे विंडोज़ के आइकन्स बेसिकली सारी की सारी चीज़ें होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्क एरिया बोलते हैं। और आप इसको कॉमनली क्या बोलते हो, आप इसको डेस्कटॉप बोलते हो। जो मैक्सिमम बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं ना, बेसिक कंप्यूटर पढ़ते हैं, वो उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। पर जो टेक्निकल पर्सन्स होते हैं वो इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं, जहाँ पे आपको मान लेते हैं फेसबुक का आपकी एप्लीकेशन है, यहाँ पे गूगल क्रोम की एप्लीकेशन है और ये आपका कंप्यूटर आ गया, तो बाय मैक्सिमम बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये हमारा क्या है, डेस्कटॉप है। पर जब हम थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा एक स्टेप और डीप में समझते हैं कि एक हमारे पास क्या मिला है, पूरा पूरा लार्ज स्पेस मिला है, जहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हमारे विंडोज़ की सारी चीज़ें होती हैं वो डिस्प्ले होती हैं। बैकग्राउंड ऑफ द विंडोज़ मेन आइकन स्क्रीन, इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम क्या बोल देते हैं, वर्क एरिया बोल देते हैं। ठीक है, तो वर्क एरिया को हम क्या बोलते हैं, सम टाइम हम ऑफनली क्या यूज़ करते हैं इसको बताने के लिए, डेस्कटॉप बताते हैं हम इसको। तो ये आपने याद रखना है। बाकी जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन व्यू दे रखा है, एप्लीकेशन व्यू क्या होता है, अगर किसी एप्लीकेशन का कोई अपना क्या होगा, एक तरीके से
स्पेसिफिक विंडो होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, एप्लीकेशन व्यू बोल देते हैं। मान लेते हैं मैंने व्हाट्सएप को ओपन किया तो व्हाट्सएप इतने में ओपन हुआ, तो ये क्या हुआ, व्हाट्सएप का क्या हुआ, ये एप्लीकेशन व्यू हुआ, है ना। इसका अपना एक एरिया है जहाँ पे क्या हो रही है, व्हाट्सएप की अपनी एप्लीकेशन चल रही है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में कुछ काफ़ी बार पूछी जाती हैं। जैसे एक बार एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी मेन स्क्रीन एरिया होती है जिसको आप देखते हो जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, तो उसको भी क्या बोलते हैं सर, उसको भी डेस्कटॉप बोलते हैं। कुछ तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ फोटोग्राफ, इमेज और एनी अदर विजुअल फाइल विच इज़ डिस्प्लेड एट द बैकग्राउंड ऑफ द विंडोज़ मेन आइकन स्क्रीन। यहाँ पे बेसिकली क्या राइट आंसर बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा वॉलपेपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात करिए कि एक फ़ोटोग्राफ या फिर एक आप इमेज लगा रहे हो, कहाँ पे लगा रहे हो, अपने वर्क स्पेस के ऊपर लगा रहे हो, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोल देते हैं बैकग्राउंड। क्योंकि बैकग्राउंड आप भी सेट करते हो ना, चाहे मोबाइल की बात कर लेते हैं, मोबाइल पे भी तो अपनी फ़ोटो वगैरह लगाते हो ना फ़ोन स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो उसको क्या बोल देते हैं आप, उसको बोलते हो सर वॉलपेपर। ठीक है, तो कंप्यूटर के टर्म में वॉलपेपर या फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोल देते हो उसको। अगर आपको ये नहीं याद रही तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेस्कटॉप का क्या है, ये सर हमारा बैकग्राउंड है। ये होता क्या है, एक इमेज होती है जो यूज़ की जाती है डेकोरेटिव बैकग्राउंड, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो हमारा कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है ना वो थोड़ी अच्छी दिखती है। तो बस यही चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बाकी स्क्रीन सेवर का एक एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आपने नोट करके लिख लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ आपको, अ मूविंग पिक्चर दैट appears when the computer is लेफ्ट आइडल। बेसिकली होता है क्या, जब हमारा कंप्यूटर ना आइडल होता है, मतलब मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा होता हूँ, तो एक मेरी मूविंग पिक्चर चलती है, उस पिक्चर को हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम स्क्रीन सेवर बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने नोट करके लिख लेनी है। बाकी एग्ज़ाम में जो JYT का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था, वहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी सेटिंग होती है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, बैकग्राउंड इमेज चेंज करते हो। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे लिख लेना कि हम क्या करते हैं, अच्छा क्वेश्चन लिख लो चलो आप ऐसे, विच सेटिंग अलो यू टू चेंज द बैकग्राउंड। ठीक है, मान लो कल को आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ऐसे बताएंगे कि हाँ बताओ कौन सी ऐसी सेटिंग है जिसकी हेल्प से आप बैकग्राउंड चेंज करते हो विंडोज़ में, है ना। ये भी लिख लेना है ना, कि ये बच्चे पूछ लेते हैं किसकी बात कर रहे हैं आप, तो विंडोज़ की बात कर रहे हैं। तो आप किस में जाओगे, बेसिकली सर आप पर्सनलाइजेशन के अंदर जाएंगे। ओके, ये सेटिंग होती है, इसके अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे जाके आप अपना जो है बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऑल विंडो सेटिंग आर स्टोर्ड इन। देखो जितने भी हमारे पास विंडोज़ की सेटिंग होती है वो हम कहाँ स्टोर करते हैं, तो वो हमारे पास windows.ini एक फ़ाइल होती है, इसके अंदर हम जाके स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको आपने नोट करके लिख लेना है। ठीक है, सॉरी हाँ यहाँ पे विन है, सॉरी यहाँ पे ना विंडोज़ नहीं है, विंडो पूरा नहीं होता है, विन होता है इसका। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका थर्ड, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, विंडोज़ बोलने की आदत पड़ी है तो यहाँ पे इसको आपने नोट करना है, यहाँ पे विन है ये। तो जितनी हमारे पास विंडोज़ की सेटिंग होती है ना, तो वो win.ini के अंदर होती है, इसको विंडो बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है, इसको याद रखना है, win.ini के अंदर क्या होती है, हमारी स्टोर होती है। ये बेसिकली अगर आप बात करते हो ना, ये आपका शायद विंडोज़ का जो 98 वर्जन है ना, या फिर विंडोज़ 98 बोलते हैं, ठीक है, वहीं तक आपको यहाँ पे स्टोर हुई मिलेगी कोई भी इन्फॉर्मेशन है। पर जो आपकी लेटेस्ट कोई सिस्टम होते हैं ना, लेटेस्ट या फिर आप बोल देते हैं मॉडर्न जो आपके कंप्यूटर होते हैं, अगर आप उनमें चेक करोगे तो उनमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। उनमें आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको बेसिकली रजिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी आप नोट करके लिख लेना कि जो आपके विंडोज़ 10 या फिर इसके जो पहले के जो कंप्यूटर होते थे, तो वहाँ पे जो विंडोज़ की जो सेटिंग होती थी वो कहाँ पे स्टोर की जाती थी, हमारी win.ini एक फ़ाइल होती है, उसके अंदर स्टोर होती है। पर जो जितने लेटेस्ट या फिर मॉडर्न हमारे कंप्यूटर है, वहाँ पे एक रजिस्ट्री नाम का एक हमारे पास क्या होता है, फोल्डर होता है, उसके अंदर क्या होती है, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो ये सारे आपने याद रखनी है। ओके, तो यहाँ पे चलो इसको नोट कर लो कि win.ini क्या होती है, बेसिक इनिशियलाइजेशन फाइल होती है। अब बेसिकली ओल्डर या फिर पुराने जो सिस्टम होते थे वहाँ पे ये यूज़ की जाती है। और अगर विन नहीं दिया होगा तो वहाँ पे आपने ये नोट करके लिख लेना है। अगर मान लेते हैं win.ini नहीं दिया होगा तो दूसरा कौन सी फाइल होती है हमारे पास सर, system.ini।
या फिर INE जो फाइल होती है system.ini, ये भी क्या करती है सर, हमारी जो बेसिक स्टोर से सिस्टम की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं उसको स्टोर करती है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं जो आपने याद करके रख लेनी है। बाकी मैं पूछ लूँ कि किसने रिप्लेस किया था INE फाइल को, तो आप बताएंगे कि जो हमारे पास INE की जो फाइल है इनको रिप्लेस किसने किया था। तो सर इनको रिप्लेस किया था हमारे रजिस्ट्री ने। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास CPU कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। देखो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो CPU डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा असेंबली लैंग्वेज। ओके, कि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है ना, वो CPU क्या करता है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है कि किस असेंबली लैंग्वेज किस टाइप की लैंग्वेज होती है। ये हमारी सर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। ओके, क्योंकि मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो आपकी मशीन है वो उसके लिए ही बनाया गया कोड होगा कोई, या फिर बनाई गई लैंग्वेज होगी। जिस टाइप की आपकी मशीन है उस टाइप की असेंबली लैंग्वेज बनी होगी। तो असेंबली लैंग्वेज को ईजिली समझ लेता है, कौन समझ लेता है, हमारा CPU। और असेंबली लैंग्वेज को कौन कन्वर्ट करता है, जैसे यहाँ पे आपको लैंग्वेज दे रखी है ना, C हो गया, C++ हो गया, दूसरी तरफ आगे मान लेते हैं आपकी असेंबली लैंग्वेज। इसको ऐसे समझ लो। तो जो C++ है और दूसरी तरफ आ गई असेंबली, तो ये दोनों क्या है, ये भी क्या है हमारे पास सर, हाई लेवल लैंग्वेज है। असेंबली क्या है हमारे पास सर, ये हमारे पास एक, हम बोल देते हैं एक तरीके से लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली हमारी। पर हाई लेवल से जो भी हमारी C है इसको हमें कन्वर्ट करना है, अगर किस में, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मान लेते हैं मुझे हाई लेवल से किस में कन्वर्ट करना है, इसको 0101 की फॉर्मेट में करना है। और वही हमारे पास जो असेंबली लैंग्वेज है इसको भी मुझे क्या करना है, लो लेवल मतलब लोएस्ट लेवल से हम क्या करना है, लो लेवल में कन्वर्ट करना है। मतलब इसको भी 0101 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो मुझे इन दोनों के बीच में एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है कि C++ से मुझे करना है किस में, लो लेवल लैंग्वेज में या फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है जहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, निमोनिक्स का यूज़ करते हैं, इससे मुझे कन्वर्ट करना है लो लेवल लैंग्वेज में, जो कौन सी होती है, मेरी बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो इसके लिए मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है या फिर कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने आपको बताया था किसका ज़रूरत पड़ती है हमें, यहाँ पे सर हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज है तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे सर, असेंबलर का यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स बन जाते हैं कि जो आपकी C होता है या C++ होता है, ये बेसिकली क्या है हमारे पास सर, ये इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। और जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है ये हमारी क्या होती है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे आप नोट कर सकते हो कि कोई भी मशीन लैंग्वेज, ठीक है, या फिर मशीन कोड, इसके अलावा कोई भी हमारे पास असेंबली कोड, ठीक है, ये सारी सारी क्या होती हैं सर, ये हमारी मशीन के लिए डिपेंडेंट लैंग्वेज होती हैं। मतलब जो जैसी मेरी मशीन होगी तो वो मेरी मशीन के ऊपर ही कोड चलेगा। मान लेते हैं कि मेरा जो फ़ोन है इसकी क्या है, इसका कुछ कोड अलग होगा और मेरे दोस्त का कोड अपना अलग होगा। ठीक है, तो मेरा जो असेंबली कोड होगा वो अलग होगा, मेरे दोस्त का असेंबली कोड होगा वो अलग होगा। तो मैं अपना असेंबली कोड अपने दोस्त के ऊपर चलाना चाहूँ तो वो नहीं चलेगा, और वैसे ही मेरे दोस्त का असेंबली कोड है वो मैं अपने कंप्यूटर पर चलाना चाहूँ तो वो नहीं चलेगा। तो अभी हम क्या बोल देते हैं इसको, असेंबली क्या है, एक तरीके से हमारी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है कि जिस मशीन के लिए वो बनी है वो उसके ऊपर ही वो काम करेगी। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने नोट करके लिख लेनी है। बाकी ये तो आपको पता है, ये कंप्यूटर प्रोसेस करता है डाटा को किस लैंग्वेज में सर, बाइनरी या फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या फिर प्रोसेस करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो वो सारी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।